स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के? CR GR बेटा आप लोग अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख रहे हैं? यस मैम, मैं एग्जिट लगा रही हूँ। मैं आपको वीकेंड पे सारी सेंड कर दूंगी। हाँ जी, नहीं बेटा मुझे बेशक सेंड ना करें, लेकिन आपके पास डेट वाइज जो है ना उसका रिकॉर्ड रखते जाएं। आपकी जो क्लासेस जिस वीक की नहीं हुई ना, वो भी आप उस पर एंटर कर दें और उसके नीचे लिख दें कि ये आपकी क्लासेस थी लेकिन उन दिनों में नहीं हुई। उनको फिर हम किसी दिन रीस्केड्यूल करते हैं एक एक करके ना। यस मैम, ठीक है। ठीक है, जो मिड एग्ज़ाम्स आया दरमियान में उसका भी लिख दें कि इस डेट से इस डेट तक आपका मिड एग्ज़ाम था। यस मैम, ठीक है मैम। और जो आपने कोविड की वजह से नहीं ली थी, उनका भी लिखना है? जी, उनकी बेटा आप डेट्स उसमें एंटर कर देना तो उसी की क्लासेस को रीशेड्यूल करेंगे ना। हर वीक में एक एक यस क्लास मैम। मैनेज करेंगे। एक हफ्ता मैंने वो क्लासेस नहीं ली तो वो 4 क्लासेस आपकी हो जाएंगी। यस 4 मैम, है या ठीक है। 3 है पता नहीं, उसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह वो आप लोगों इसमें ने खुद तीन। प्रेजेंटेशन भी ली थी, कोई आप लोगों ने क्लास अरेंज जी की थी। मैम, मैम तीन। 3 है तो वो हम मैनेज कर लेते हैं हर वीक में एक ना। यस मैम, ठीक है। बेटा हम ये पढ़ रहे थे अबाउट द oogenesis, और साथ साथ हम हाईलाइट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दरमियान डिफरेंसेस को। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने लेक्चर वाले जो आपकी नोटबुक है उस पर आपने ये डिफरेंसेस पॉइंट वाइज लिखने हैं। यही डिफरेंसेस आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये डिफरेंस जो था, मतलब आपको उसके लिए दोबारा से सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आपने याद किए हुए हो कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस इसमें प्रेजेंट थे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब हमने ये देख लिया था कि फीमेल में जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं व्हेन दे रीच टू द गोनेड्स दे एंटर इनटू द मेयोसिस। वहीं पर ही उनके अंदर मेयोसिस शुरू हो जाती है। और किस स्टेज पे ये हॉल्ट हो जाते हैं, किस पे अरेस्टेड रहते हैं, क्या कहते हैं उस स्टेज को? डिप्लोटीन स्टेज पे। मैम प्रोफिट। तो फेज फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज पर ये हॉल्ट हो जाते हैं एंड दे आर द प्राइमरी ओवोसाइट्स। जब वो मेयोसिस में एंटर हो जाएंगे तो वो गोनिया नहीं रहेंगे, ओवोसाइट्स बन जाते हैं। अब इसमें जो मेयोसिस होती है वो कैसे कंप्लीट होती है, क्या क्या मराहिल आते हैं, यानी जो oogenesis की मेयोसिस है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन मेयोसिस। हर एक मेयोसिस में हम ये पढ़ते आए हैं, फर्स्ट मेयोसिस होती है 2 डॉटर सेल बनते हैं, फिर उन दोनों में सेकंड मेयोसिस होती है 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये वाला पैटर्न तो इनमें भी सेम है, बट देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन टू सेल्स। oogenesis में जो 2 सेल्स बनते हैं फर्स्ट मेयोसिस में, उनमें से भी एक सेल सारा का सारा साइटोप्लाज्म अपने पास रख लेता है और दूसरे सेल को साइटोप्लाज्म नहीं दिया जाता। ओनली द न्यूक्लियस इज गिवन टू दैट सेल और उसे हम पोलर बॉडी कहते हैं। इसी तरह से उनमें से एक पोलर बॉडी और एक बड़ा सेकेंडरी वो साइट बनता है। जो सेकेंडरी वो साइट है व्हेन इट विल एंटर इनटू मेयोसिस सेकेंड, तो फिर अगेन उसमें उसी तरह से होता है। उससे जो 2 सेल आगे बनेंगे उनमें से एक सेल जो है उसको सिर्फ न्यूक्लियस दिया जाएगा और एक सेल जो है दैट विल कीप द होल साइटोप्लाज्म विद इट, जिसके नतीजे में हमारे पास जो 4 सेल टोटल बनेंगे एंड पे, उनमें से 3 जो है वो पोलर बॉडीज होंगी और एक जो है वो कंप्लीट सेल होगा कंपैरेटिवली बाकी सेल से साइड्स में बड़ा, उसको ओवम या एग कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, पहले हम इसका प्लान जो है मियोसिस का वो डिस्कस कर लें, उसके बाद रीजंस भी देखते हैं। ओजेनिक मियोसिस डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोजेनिक मियोसिस इन इट्स प्लेसमेंट ऑफ द मेटाफेज प्लेट। जो डिवीजन होती है आपको पता है हमेशा उसमें स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अरेंज होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के सेंटर में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं। उस स्टेज को हम मेटाफेज कहते हैं। और मेटाफेज जो है उसमें जो क्रोमोसोम्स की वो तरतीब है दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द मेटाफेज प्लेट। ये देखें, अब जो डिफरेंस है वो शुरू कहाँ से होता है? डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है कि एक नॉर्मल सेल के अंदर अगर मियोसिस होती है तो उसका न्यूक्लियस जो है दैट में बी प्रेजेंट इन द सेंटर। लेकिन यहाँ पर जो स्पिंडल बनने जा रही है, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स एस्टेब्लिश होते हैं, दैट इज टूवर्ड वन पोल।
सेल के एक किनारे की तरफ स्पिंडल बनती है बजाय इसके कि उसके सेंटर में बने। जब वो किनारे की तरफ बनती है तो उसके नतीजे में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, तो एक सेल जो है वो छोटा सा अलहदा हो जाता है, छोटे से बबल की तरह, बड की तरह, और बाकी सारा साइटोप्लाज्म जो है दैट इज केप्ट बाय द मेन सेल। एक सेल जो है वो सारा साइटोप्लाज्म अपने पास रखता है। तो इब्तदा जो है वो स्पिंडल बनने से ही होती है कि स्पिंडल जो है दैट इज एट वन पोल, एक्सेंट्रिक स्पिंडल कहलाती है, नॉर्मल सेंटर में नहीं होती। When the primary oocyte divides, its nucleus called the germinal vesicle breaks down and the metaphase spindle migrates to the periphery of the cell. जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसका हमने ये पढ़ा कि वो प्रोफेज फर्स्ट पे हॉल्टेड होता है। उस हॉल्टेड वाला जो उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस तो आपको पता है प्रोफेज में डिसॉल्व हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, तो उस स्टेज के न्यूक्लियस को कहते हैं जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल इज कंपैरेटिवली स्वोलन न्यूक्लियाई ऑफ द प्राइमरी ओवोसाइट। इसके डिसॉल्व होने से मेटाफेज स्पिंडल बनती है। ये सेल जो मेटाफेज में जब एंटर होता है तो ये मेटाफेज स्पिंडल जो है दैट इज प्रेजेंट नियर द पेरिफेरी ऑफ द सेल, सेंटर की बजाय वो एक तरफ को शिफ्ट हो जाती है। एट टीलोफेज वन ऑफ द टू डॉटर सेल्स कंटेन हार्डली एनी साइटोप्लाज्म। टीलोफेज में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो उसके नतीजे में एक सेल जो है उसको चाजो नादी की थोड़ा सा साइटोप्लाज्म मिलता है, whereas the other cell retains nearly the entire volume of the cellular constituents। जबकि जो दूसरा सेल बनता है साइटोकाइनेसिस के नतीजे में उसके पास सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इस सेल ने फर्दर आगे फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनाना है। इट मस्ट कैरी ऑल द बेसिक न्यूट्रिएंट्स, आर द बेसिक मॉर्फोजेंस एंड द वेरियस प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। जाते साथ ही उसे कोई फूड का सोर्स नहीं मिलता जाइगोट को, उसे अपने कंटेंट्स पे ही डिपेंड करना पड़ता है। अगर ये कंटेंट्स दो सेल्स के दरमियान बराबर तकसीम हो जाते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड इट इज़ अनएबल टू सपोर्ट द अर्ली डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद अर्ली डेवलपमेंट को जो जो चीज़ें, जो मॉलिक्यूल्स जितनी मिकदार में चाहिए उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए कुदरत की तरफ से ये निज़ाम है कि उन तीन सेल्स को ज़ाया करके एक उनमें से ऐसा सेल तैयार किया जाता है विच कैरीज ऑल द required material in the form of nutrients, in the form of messenger RNAs, in the form of protective molecules, in the form of morphogens, जो फर्दर उसे आगे डेवलपमेंट के लिए चाहिए। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड द फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट मियोसिस के नतीजे में जो छोटा सेल बनेगा उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और जो बड़ा सेल बनेगा दैट इज नोन एज द सेकेंडरी ओवोसाइट। ऑलवेज रिमेंबर हमने स्टार्ट किया है प्राइमरी ओवोसाइट से। प्राइमरी ओवोसाइट क्या था? जो डिप्लोटीन स्टेज पर हॉल्टेड था। जब वो अपनी मियोसिस रिज्यूम करेगा तो उसके नतीजे में जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें से एक होगा फर्स्ट पोलर बॉडी विच हैव लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और दूसरा होगा सेकेंडरी ओवोसाइट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी ओवोसाइट जो है इसका न्यूक्लियस किस स्टेट पर है, क्या इसके न्यूक्लियस की कैफियत होगी, क्या कंटेंट्स होंगे, तो मुझे बताएं कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। प्राइमरी ओवोसाइट ने फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट की, सेकेंडरी ओवोसाइट बना। सेकेंडरी ओवोसाइट का न्यूक्लियस क्या होगा, क्या कंडीशन होगी उसमें? मैम सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस जेनेटिकली, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस इज द हैप्लॉइड डिवीजन। जो सेकंड मियोसिस होती है इट इज लाइक माइटोसिस, उसकी डिवीजन से पहले ही वो सारे कंटेंट्स डुप्लीकेट हो जाते हैं और रिजल्टेंट डॉटर सेल्स में हाफ हाफ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसलिए सेकेंडरी ओवोसाइट जो है इट कैरीज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ड्यूरिंग द सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस अ सिमिलर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। उसके बाद ये सेकेंडरी ओवोसाइट जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन में से गुजरेगा तो अगेन साइटोकाइनेसिस जो है वो एक जैसी नहीं होगी। एक सेल को थोड़ा साइटोप्लाज्म दिया जाएगा और दूसरे सेल को ज़्यादा।
Most of the cytoplasm is retained by the mature egg और ovum. सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो उस सेल के पास रह जाएगा जिसने आगे एग बनाना है या ओवा बनाना है, और उसके नतीजे में जो दूसरा सेल साथ छोटा बनेगा, इट इज द सेकेंड पोलर बॉडी, उसको सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं. इट रिसीव लिटिल मोर देन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड ही होगा, लेकिन उसके अलावा वो कहते हैं लिटिल मोर देन, यानी उस न्यूक्लियस के अलावा थोड़ा बहुत ही उसके पास कुछ होगा. अब इसके साथ साथ जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी उसका क्या फ्यूचर होगा? द फर्स्ट पोलर बॉडी यूजुअली डज नॉट डिवाइड, आमतौर पर डिवाइड नहीं करती, लेकिन अगर आप उसको अपने समझने के लिए इस तरह से लिखते हैं कि आप एक सेल से, प्राइमरी ओवोसाइट से एक पोलर बॉडी बनी और उसके साथ एक सेकेंडरी ओवोसाइट बना. जब सेकेंड मियोसिस होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी विल गिव राइज टू टू पोलर बॉडीज, और सेकेंडरी ओवोसाइट की डिवीजन से एक ओवम और एक और पोलर बॉडी बनेगी. टोटल हमारे पास 3 पोलर बॉडीज होंगी और एक ओवम बनेगा एट द एंड ऑफ द meiosis. Thus, oogenic meiosis conserves the volume of oocyte cytoplasm in a single cell rather than splitting it equally among the 4 progeny. ये वाली चीज आपने याद रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता था. सारे के सारे सेल्स जो हैं लाइक अ कोहॉर्ट इक्वली मैच्योर करते थे. जो कुछ एक सेल को मिलता था वही बाकी सबको भी मिलता था. इसलिए सारी प्रोजेनी जो है, यानी सारे जो नए बनने वाले सेल्स हैं, वो एक ही स्टेज पर होते थे. लेकिन यहाँ पर जो है, जो एक सेल है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसको सारा सेटअप प्रमोट कर रहा होता है, जिसके नतीजे में एंड पे आपके पास एक कंप्लीट ऐसा सेल मिलेगा विच इज नोन एज द ओवोसाइट, दैट इज आल्सो नोन एज द ओवम और मैच्योर एग. बाकी जो पोलर बॉडीज हैं उनका फर्दर डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है. दे मे डीजेनरेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उनकी कोई पार्टिसिपेशन जो है वो फर्दर इसमें नहीं होती. ये देख लें आप, ये जर्मिनल वेसिकल शो किया हुआ है. जर्मिनल वेसिकल से स्पिंडल जब एस्टेब्लिश हुई तो एक तरफ स्पिंडल बनी एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल. यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो है ये न्यूक्लियर कॉन्टेंट्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हैप्लॉइड हो गए, और सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया. फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बनी. फर्स्ट पोलर बॉडी से या उसके साथ ही वो सरफेस पे अटैच्ड रहती है जो सेकेंडरी oocyte बनता है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये डीजनरेट कर जाती है. फिर इसका जो है वो फर्दर कोई रोल नहीं होता ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल. ये अगेन सेकेंडरी जो आपका oocyte है दैट इज गोइंग टू डिवाइड, ये उसकी मेटाफेज स्पिंडल है, पेरिफेरी पर प्रेजेंट है. बाकी पूरा का पूरा सेल जो है दैट कैरीज द साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर कंटेंट्स जो है वो पेरिफेरी पर इसलिए शिफ्ट किए जाते हैं कि नया बनने वाला सेल जो है उसको साइटोप्लाज्म नहीं दिया जाता. ये इसमें माउस का उन्होंने कह लें आपके वो साइड उसको लेबल करके हाईलाइट किया हुआ इस तरह से. अब ये वो साइड बन गया, लेकिन ये सारी मियोटिक डिवीजन्स कहाँ पर होती हैं? क्या ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हो जाती हैं, या हमने उस दिन पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्राइमरी oocyte जो है ये इस अपनी हाल्टेड कंडीशन से डिप्लोटीन वाली स्टेज से आगे प्रोग्रेस कर पाता है. मैच्योरेशन ऑफ द मैमेलियन oocyte कैसे होती है? ओवोल्यूशन इन मैमल्स फॉलोज वन ऑफ द 2 पैटर्न्स. नाउ व्हाट इज ओवोल्यूशन? पहले तो ओवोल्यूशन क्या होती है? ओवोल्यूशन का मतलब है एग का रिलीज होना. रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवोल्यूशन. मैमल्स में ओवोल्यूशन डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट तरीकों से होती है. जो लोअर मैमल्स हैं उनमें ये ओवोल्यूशन जो है इट इज स्टिमुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ कपुलेशन. जब मेल और फीमेल मेटिंग होती है उस वक्त एग ओवरी में से रिलीज होता है ताकि स्पर्म्स जो अवेलेबल हैं वो उस एग को फर्टिलाइज कर सकें. फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए लोअर मैमल्स में ओवोल्यूशन इज स्टिमुलेटेड बाय कपुलेशन. उसी वक्त ही एग रिलीज होगा जब मेटिंग होगी. फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ द सर्विक्स ट्राइगर्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी. इसकी मेटिंग के दौरान जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सर्विक्स वाला रीजन है उसकी स्टिमुलेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH और FSH रिलीज करता है. दीज गोनाडोट्रोफिन सिग्नल्स द एग
टू रिज्यूम मियोसिस। LH और FSH के सिग्नल्स की वजह से एग अपनी मियोसिस को दोबारा डिप्लोटीन से आगे प्रोसेस करता है एंड इनिशिएट द इवेंट दैट विल एक्सपेल इट फ्रॉम द ओवरी। जहां वो अपनी मियोसिस को रिज्यूम करता है उसके साथ साथ वो ओवरी में से बाहर निकल आता है, क्योंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज नॉट द ओवरी, इट इज द ओविडक्ट। द मैकेनिज्म एंश्योर दैट मोस्ट कपुलेशन विल रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। लोअर मैमल में क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है और फर्टिलाइजेशन को एंश्योर करने के लिए उनमें ये एक मैकेनिज्म है कि ओवल्यूशन होती ही उस वक्त है जब स्पर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हों। And the animals that utilize this method of ovulation, such as rabbits and minks, they have a reputation for procreative success. उनमें मतलब उन्होंने उसको एनालाइज करके देखा तो उन्होंने कहा कि उनमें ये रेपुटेशन पाई जाती है कि 100% सक्सेस रेट है। जब मेटिंग होगी इट मीन कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन बाकी मैमल्स में क्या होता है जिनमें कि ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, मोस्ट मैमल्स हाउएवर हैव अ पीरियोडिक ओवल्यूशन। कपुलेशन के साथ मशरूत नहीं होती ओवल्यूशन, बल्कि एक मखसूस पीरियड के बाद कपुलेशन हुई है या नहीं हुई उनमें ओवल्यूशन होगी, पीरियोडिक ओवल्यूशन। पैटर्न इन विच द फीमेल ओवल्यूट्स ओनली या स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द ईयर्स, यानी जो स्पेसिफिक एक टाइम है उसके पूरे ईयर का उसमें उसने ओवल्यूट करना है, रिपीट होता है ये प्रोसेस। दिस ओवल्यूटरी पीरियड इज कॉल्ड एस्ट्रस। इसमें खास तौर पर माइस वगैरह जो हैं उनमें ये सीजन या आप कह लें कि टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहा होता है, ओवल्यूशन का प्रोसेस उस पर डिपेंड कर रहा होता है, उनको हम उनका ब्रीडिंग सीजन भी कहते हैं। तो उनमें ये ओवल्यूटरी पीरियड जो है यानी जब ओवल्यूशन होनी है, एग ने रिलीज होना है, उस प्रोसेस को कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। लोअर मैमल्स में, माइस वगैरह में इसका मतलब होता है हीट, यानी वो फीमेल एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो उस केस की वजह से उसको एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। इन दीज एनिमल्स environmental cues, most notably the amount and type of light during the day, stimulate the hypothalamus to release gonadotropin releasing hormone। ऐसे एनिमल्स जो हैं जिनमें ओवल्यूटरी पीरियड साल के मखसूस दिनों में होता है, उनमें कुछ एनवायरमेंटल क्यूज हैं। एनवायरनमेंट आप कह लें कि उसको रेगुलेट कर रही होती है, उसमें खास तौर पर लाइट का दौरानिया, हीट जो है, टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, ये रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं जो ओवल्यूटरी पीरियड को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से फीमेल जो है उसका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है। हाइपोथैलेमस जो है आप आगे मेरा ख्याल है 7th 8th में पढ़ेंगे ऑप्शनल पेपर, तो उसमें एंडोक्राइनोलॉजी है, ज़रूर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पता चले। हाइपोथैलेमस जो है आपको पता होगा हमारे ब्रेन का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ ये न्यूरो सिक्रेटरी टिश्यू है। इसमें से कुछ ऐसी सिक्रीशंस रिलीज होती हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करती हैं। तो हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस की वजह से उन सिक्रीशंस जो हाइपोथैलेमस की स्पेसिफिक सिक्रीशन गोनेड्स के लिए रिलीज होती है उसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करे। गोनेडोट्रोपिन 2 हार्मोन है, सेट है उनका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। तो बेसिकली बोथ ऑफ दीज दे आर रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी ने खुद से रिलीज नहीं करता जब तक कि हाइपोथैलेमस से GRH रिलीज नहीं होता। GRH की बजाय भी इसे GnRH कहते हैं, साथ इसके स्मॉल n भी यूज किया जाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, और हाइपोथैलेमस से कौन कहेगा कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करो, दैट इज द एनवायरनमेंट। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की वजह से ये ओवल्यूटरी साइकिल जो होता है यानी फीमेल में ओवल्यूशन होती है। that causes the ovarian follicle cells to proliferate and secrete estrogen। इन हार्मोन्स की वजह से FSH और LH की वजह से ओवरी के अंदर चेंजेस आती हैं। उसके जो यूनिट्स बने हुए हैं जिनके अंदर सेंटर में प्राइमरी ओवोसाइट प्रेजेंट होता है, वो यूनिट्स प्रोलिफरेट करते हैं और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन एंटर सर्टेन न्यूरॉन्स एंड इवोक्स द पैटर्न ऑफ मेटिंग बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज। ये एस्ट्रोजन जो है हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ये उन फीमेल्स के अंदर ऐसे बिहेवियरल चेंजेस लाता है जिससे उनकी
फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को एनहेंस किया जाता है। द गोनेडोट्रॉफिन्स आल्सो स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ एंड इनिशिएट ओवल्यूशन। गोनेडोट्रॉफिन की वजह से फॉलिकल्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में वो साइट उसमें से बाहर निकल आता है जिसको कि हम ओवल्यूशन कहते हैं। तो इसलिए उनमें एग्जैक्टली ये कॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन मेटिंग बिहेवियर और ओवल्यूशन को क्लोज टुगेदर किया जाता है बाय एनवायरमेंटल क्लूज, यानी कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है कि ये दोनों एक ही जी। अब जो है प्राइमेट्स में, जिनमें ह्यूमन है, मंकीज हैं, इनमें ओवल्यूशन का पैटर्न जो है वो किस तरह से है, दैट इज आल्सो पीरियोडिक ओवल्यूशन। लेकिन ये पीरियोडिक ओवल्यूशन जो है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल क्यूज। एक मखसूस पीरियड से एग रिलीज होता है, लेकिन उसमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं एज सच उनका अमल दखल नहीं है। ऑल्दो ह्यूमन फीमेल हैव साइक्लिकल ओवल्यूशन एवरेजिंग अबाउट वंस एवरी 29.5 डेज। ये एक साइक्लिक पैटर्न है, एक रिदमिक पैटर्न है, एक खास रिदम के साथ बॉडी के अंदर वेरियस हार्मोन्स का लेवल हाई और लो होने से इसको रेगुलेट किया जाता है। और जो इसकी मैक्सिमम लेंथ रिसर्चेस में रिपोर्टेड है दैट इज 29.5 डेज। 22 से लेकर 30 डेज तक का एवरेज दौरानिया इनका आप कह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाईली गर्म इलाके हैं वहाँ पर ये साइकिल जो है 22 डेज तक का हो सकता है, और जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है वहाँ पे फीमेल्स में ये साइकिल जो है ये 30 डेज तक का हो सकता है। एंड नो डेफिनेटिव ईयरली एस्ट्रस, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी इज शेयर्ड विद अदर प्राइमेट्स। ह्यूमन बीइंग में इस तरह का साल में सीजन पे डिपेंडेंट कोई एस्ट्रस फेज नहीं होती। ओनली ये साइक्लिकल ओवल्यूशन है जो एक पीरियोडिक साइकिल में रिपीट होती रहती है। आगे हम पढ़ेंगे साइकिल इसका। वैसे जो ज़्यादातर पैरामीटर्स हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के ह्यूमन के, वो बाकी सारे प्राइमेट्स में भी वैसे ही होते हैं, यानी मंकीज वगैरह जो हैं उनमें भी ऐसा ही पैटर्न पाया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक प्राइमेट पीरियोडिसिटी इन मैच्योरिंग एंड रिलीजिंग ओवा इज कॉल्ड द मेनिस्ट्रुएशन। जो ये साइक्लिकल चेंजेस आती हैं इनको कलेक्टिवली मतलब एक स्पेसिफिक साइकिल का नाम दे दिया गया है, दैट इज नोन एज द मेनिस्चर साइकिल because it entails the periodic shedding of the blood and endothelial tissue from the uterus at monthly intervals। उसमें मतलब स्पेसिफिकली एक रेंज बताई गई है आपको कि एवरेज जो है अगर वो एक मंथ का साइकिल है तो ये एक मंथ के बाद दोबारा रिपीट होगा। इस दौरान ब्लड रिलीज होता है, उस ब्लड के साथ कुछ एंडोथेलियल टिश्यू है जो उसी साइकिल के दौरान प्रिपेयर करती है यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाए तो वो साइकिल रुक जाता है, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती तो वो एंडोथेलियल टिश्यू जो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी किया गया था वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है और दैट रिलीज इन द ब्लड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ दैट साइकिल। तो उस मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वो नहीं होता, उसके साथ बाकी क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं वो भी कलेक्टिवली उस साइकिल का हिस्सा हैं। दैट में बी द ओवेरियन साइकिल। ओवरी में एक स्पेसिफिक टाइम से चेंजेस आती हैं, जिन साइक्लिकल चेंजेस होती हैं यानी रिपीट होती रहती हैं। द फंक्शन ऑफ विच इज टू मैच्योर एंड रिलीज एन ओवोसाइट। ओवेरियन साइकिल में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक तरतीब के साथ उसमें से स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओवोसाइट जो है वो मैच्योर होगा और फाइनली रिलीज हो जाएगा। जब ओवरी में ये चेंजेस आ रही होती हैं उसी दौरान यूट्रस में भी चेंजेस आती हैं। फैक्टर्स क्या हैं जो इन चेंजेस को रेगुलेट करते हैं? वेरियस हार्मोन्स हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, और कुछ हार्मोन ओवरी खुद रिलीज करती है जो फिर यूट्रस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि अब ओवरी ने एग रिलीज किया है तो यूट्रस को प्रिपेयर होना चाहिए। Those changes which are cyclically repeated in the uterus, they makes the uterine cycle, the function of which is to provide the appropriate environment for the developing blastocyst। यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है और वो फर्टिलाइज्ड एग जो है यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए यूट्रस ने क्या क्या तैयारी करनी है वो हर साइकिल के दौरान यूट्रस जो उसके लिए प्रिपेयर होती है। The cervical cycle, the function of which is to allow sperm to enter the female reproductive tract
ओनली एट द अप्रोप्रिएट टाइम। इसमें यह है कि अगर वो फीमेल जो है वो मैरिड है और उसमें स्पर्म्स जो है दे आर रिलीज नियर टू द ओवुलेशन, तो सर्विकल साइकिल जो है उसमें ऐसी चेंजेस आती हैं, सर्विक्स ऐसे केमिकल रिलीज करती है जो स्पर्म्स में हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म में कैपेसिटेशन करते हैं, जिससे वो स्पर्म इस काबिल हो जाता है कि वो ट्रेवल करके वो उसकी ओविडक्ट तक पहुंच जाए ताकि वहाँ फर्टिलाइजेशन कर सके। इस तरह से ये 3 साइकिल कलेक्टिवली मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाते हैं। इनमें से हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस किस तरह से ये मैच्योरेशन जो है वो होती है ह्यूमन फीमेल्स में। The majority of oocytes in the adult human ovary are maintained in the diplotin stage of the first meiotic prophase। हमने पढ़ा कि जब ये ओवरी के अंदर पहुंचते हैं तो सारे के सारे प्राइमरी oocyte की फॉर्म में डिप्लोटिन स्टेज पे हॉल्ट हो जाते हैं। इसी वाले जो डिप्लोटिन स्टेज पे हॉल्टेड oocytes हैं, हम ये कहते हैं कि दे आर एट डिक्टिएट स्टेज। वो डिप्लोटिन के बाद लास्ट स्टेज आ जाती है डायकेनेसिस, इसलिए डिप्लोटिन और डायकेनेसिस के इंटरमीडिएट स्टेट पे ये हॉल्टेड हैं। Each oocyte is enveloped by primordial follicle consisting of a single layer of epithelial granulosa cells and less organized layer of mesenchymal thecal cells। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल जब यहाँ पहुंचता है oocyte के प्राइमोडियल फॉलिकल जो, हाँ जी किसी बच्चे को आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्राइमोडियल फॉलिकल क्या चीज है? प्राइमोडियल फॉलिकल बेसिकली, यहाँ पर डायग्राम से शायद आपको समझ आ जाए जी, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है। प्राइमोडियल फॉलिकल क्या चीज है? इसमें जो डार्क पिंक कलर का नजर आ रहा है दैट इज द प्राइमरी oocyte व्हिच इज हाल्टेड एट डिक्टिएट स्टेज। ठीक है, इस प्राइमरी oocyte के बाहर ओवरी के अपने सोमैटिक सेल्स उसको एनक्लोज कर लेते हैं, उसके बाहर लेयर बना लेते हैं, एग्जैक्टली इमीडिएटली उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये वाले सेल्स जो उसके साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं दे आर नोन एज ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या कहते हैं इनको? ग्रेनुलोसा सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो ओवरी के सोमैटिक सेल्स हैं बट दे सराउंड्स ईच प्राइमरी oocyte। उसके साथ साथ कुछ और मेसोडर्मल सेल्स हैं, वो भी ओवरी का ही हिस्सा हैं, इलॉन्गेटेड स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं जो इतनी कंपैक्टली अरेंज नहीं होते जैसे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, लेकिन ये भी उसको सराउंड कर रहे होते हैं। दीज आर नोन एज द थीका सेल्स। तो थीका सेल, ग्रेनुलोसा सेल और oocyte कलेक्टिवली दे मेक्स द प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्म में ओवरी के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होगा और जब उस फीमेल की प्यूबर्टल एज आएगी तो फर्दर इसमें प्रोसेस मैच्योरेशन का शुरू होगा। तो एक ओवरी जो है जैसे हमने उस दिन पढ़ा था उसमें 2 से 3 मिलियन तक प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब प्राइमोडियल फॉलिकल क्या चीज है? सेंटर में प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल और लूजली अरेंज्ड थीका सेल्स अराउंड इट। एक ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ दीज प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। यहाँ तक बेटा अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, प्राइमोडियल फॉलिकल क्या होते हैं, प्राइमरी oocyte जिनको एनक्लोज कर रहा होता है दे आर द प्राइमरी फॉलिकल्स। यूनिट है ओवरी के अंदर, हर एक oocyte जो है वो इस तरह फॉलिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहाँ तक कोई चीज बेटा नहीं समझ आई पूछें? यस मैम समझ आ गई है। सारी क्लास को समझ आ गई है? यस मैम मैम। सेकेंडरी ओवरसाइट की न्यूक्लियर स्टेट दोबारा बता दें। सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर चुका होगा, उसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड हो चुका होगा, लेकिन वो सेकेंड मियोसिस अभी कंप्लीट करनी जरूरी है उसकी। सेकेंड मियोसिस में वो एंटर हो जाएगा। पूरी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई, इट हैज कंप्लीटेड द फर्स्ट मियोसिस ओनली। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ मैम।